दोस्तों, एक युवक को फांसी की सजा होने वाली थी। उसकी फांसी तय हो चुकी थी। इसके बाद जेल मैनुअल के हिसाब से जेलर उसकी आखिरी इच्छा पूछने के लिए उसके पास जाते हैं। जेलर उस युवक से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? अपनी अंतिम इच्छा बता दो, उसे हम जरूर पूरी करने का प्रयास करेंगे, अगर वो जेल मैनुअल के हिसाब से संभव हुआ तो। इसके बाद वो युवक अपने जेलर से ये कहता है कि वो एक रात अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहता है। तो जेलर साहब भी ये सोचकर हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है कि ये युवक फांसी से ठीक एक दिन पहले अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या अपनी कोई अधूरी इच्छा को पूरी करने की जगह एक पत्नी से मिलने की इच्छा को कह रहा है। उनके पूरे करियर में इस तरीके का वाकया कभी भी नहीं आया था। इसके बाद जेलर साहब एक मुलाजिम को परवाना भिजवाकर उसकी पत्नी के घर ये कहते हैं कि तुम्हारे पति को कल फांसी की सजा होने वाली है, तो इसलिए तुम अपने पति की आखिरी इच्छा को पूरी कर दो। इसके बाद क्या होता है, इस पूरी सच्ची घटना में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहें इसी वीडियो के साथ, क्योंकि ये दिल छू लेने वाली कहानी आपके मन को झंझोड़ कर रख देगी। और ये सच्ची घटना है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है अलीगढ़। इसी अलीगढ़ जिले की एक सच्ची घटना आज हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। तो बने रहें इसी वीडियो के अंत तक। दोस्तों, दो दोस्त थे। एक का नाम था प्रमोद और दूसरे का नाम था सुबोध। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक साथ मिल बांट कर सभी काम को किया करते थे। इत्तेफाक कहें या फिर दोनों की साझेदारी, दोनों ने एक फैक्ट्री में काम पकड़ा जहां पर दोनों एक साथ काम भी करने लगे। फिर दिल्ली में एक कंपनी में जॉब का ऑफर आता है और दोनों जॉब के लिए अप्लाई करने के एक साथ घर से निकलते हैं। जब दोनों कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ उन दोनों की मुलाकात एक लड़की से होती है जो उसी कंपनी में जॉब कर रही थी, और इत्तेफाक से दोनों का ही सिलेक्शन उसी कंपनी में हो जाता है। और वो कलीग जो महिला कर्मचारी थी वो भी इनके साथ ही काम करने लगी। जब ये तीनों एक साथ काम करते थे, टीम वर्क का अच्छा इफेक्ट पड़ता था। कंपनी में भी इन दोनों की रेपुटेशन बहुत अच्छी थी, तो लिहाजा वो लड़की इन दोनों से बातचीत करने लगती है। एक दोस्ताना रवैया, एक दोस्ताना माहौल में सभी जिंदगी गुजर रही होती हैं। इसके बाद ये दोनों दोस्त जब भी खाना खाने बैठते थे तो कैंटीन में वो लड़की भी मिल लेती थी, और इन दोनों के बीच में खाने के साथ साथ बातें, और दोनों के बीच में वो लड़की भी आकर इनसे अपने घर की सभी बातें शेयर किया करती थी। कुछ दिन बीतने लगते हैं, फिर इन दोनों के बीच में ये लड़की की एंट्री जब होती है तो वो लड़की एक दोस्त जिसका नाम सुबोध था उससे प्यार करने लगती है। और सुबोध इस दोस्ती को सिर्फ एक कॉपरेशन, एक सहयोगात्मक रवैया समझकर उसके साथ पेश आता था, लेकिन वो लड़की सुबोध से प्यार करती थी और इस बात को प्रमोद कहीं ना कहीं समझ चुका था। तो इसलिए वो सुबोध से बोलता है कि लड़की तुमसे बहुत प्यार करती है और तुम उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें इस प्यार को स्वीकार कर लेना चाहिए। सुबोध ने बताया कि उसकी शादी हो चुकी है और वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। और इसके बाद प्रमोद ने कहा कि ठीक है, अगर तुम उससे शादी नहीं कर सकते हो, तुम उसके साथ प्यार नहीं निभा सकते हो, तो मेरी दोस्ती उससे करवा दो, मैं उसके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। अब लिहाजा प्रमोद और सुबोध एक साथ जिगरी दोस्त थे और उनके बीच में बहुत बनती थी। लेकिन उसके बाद उस लड़की ने प्रमोद की तरफ ज़रा ध्यान नहीं दिया। वो प्रमोद को सिर्फ एक दोस्त की तरह देखती थी, लेकिन सुबोध से वो दिल से प्यार करती थी। और सुबोध के साथ रहना, सुबोध के साथ काम करना, सुबोध की बातें, सुबोध के साथ टिफिन शेयर करना उसे बहुत पसंद आता था। सुबोध भी इस बात को कहीं ना कहीं समझता था, लेकिन सुबोध उस लड़की को सिर्फ एक अपना अच्छा दोस्त मानता था। वक्त बीतता रहता है। इसके बाद जब प्रमोद ने ये देखा कि सुबोध की लड़की से दोस्ती ज्यादा ही क्लोज हो गई है और वो लड़की सुबोध को ज्यादा मानती है, तो कहीं ना कहीं प्रमोद के मन में सुबोध के लिए जलन और ईर्ष्या जन्म लेने लगती है। दोस्तों, कहते हैं कि जर, जोरू और जमीन, ये तीनों दंगे, फसाद और मुसीबत की जड़ होते हैं। यही होता है इस पक्की दोस्ती में। जब एक लड़की की एंट्री होती है तो वो लड़की के कारण दो दोस्तों के बीच में दरार आ जाती है। इसके बाद जब सुबोध ने ये देखा कि प्रमोद सुबोध से जलन और ईर्ष्या रख रहा है, तो सुबोध ने प्रमोद से मतलब रखना कम कर दिया और सिर्फ काम की ही बातें करने लगा। फिर प्रमोद भी अपने काम में लग जाता है, लेकिन उसके मन में बदला और ईर्ष्या भर चुकी थी और वो अब बस एक मौके की फिराक में था कि किसी प्रकार से सुबोध को फंसाया जा सके, किसी प्रकार से सुबोध के साथ बदला लिया जा सके। दोस्तों, एक दिन उसे वो मौका मिल भी जाता है। जब प्रमोद सुबोध के घर जाता है तो देखता है कि वहां पर सुबोध की ये जो दोस्त है ये उसके पास टिफिन लेकर आई हुई है और सुबोध बाहर काम से गया हुआ था। लेकिन जब प्रमोद ने ये देखा कि सुबोध बाहर गया हुआ है और वो लड़की उसी घर में है, अकेले है,
तो इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। इसके बाद सुबोध के दोस्त प्रमोद ने सुबोध की हाल-चाल पूछने के बाद और सुबोध का ये पता करने के बाद कि वो कब तक लौटेगा, सुबोध की उसी दोस्त के साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया। शुरुआत में उस लड़की ने इस बात का बहुत विरोध किया और उसने ये कहा कि मैं तुम्हारे दोस्त की गर्लफ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारे दोस्त से बहुत प्यार करती हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा दोस्त समझती थी। लेकिन प्रमोद के मन में तो सिर्फ हवस और ईर्ष्या भरी हुई थी। वो किसी प्रकार से उस लड़की को पाना चाहता था और उसका दूसरा मकसद ये था कि वो सुबोध को फंसाकर इस मामले में अपने आप को आगे बढ़ा ले। तो इस गंदी सोच के कारण प्रमोद ने सुबोध की दोस्त का सुबोध के ही रूम पर रेप कर दिया और उसकी हत्या कर दी। दोस्तों, हत्या करने के बाद प्रमोद उस घर से चुपचाप दबे पांव भाग जाता है और ऐसा जाहिर करता है कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। वो सुबोध के घर गया ही नहीं है और अपने काम में मशगूल हो जाता है। लेकिन इधर जब प्रमोद के जाने के बाद सुबोध उस घर में लौटता है तो वो देखता है कि टिफिन का पैकेट पड़ा हुआ है और लड़की की लाश पड़ी हुई है। तो सुबोध बहुत घबरा जाता है और इधर प्रमोद ने जब ये देखा कि सुबोध अपने घर आ चुका होगा तो वो धीरे से पुलिस को फ़ोन कर देता है और पुलिस जब आती है और जब पुलिस सुबोध के घर पहुंचती है तो उसने ये देखा कि सुबोध के ही घर में उसी लड़की की लाश पड़ी हुई है और सुबोध के पास ही टिफिन पड़ा हुआ है। तो पुलिस को समझते देर नहीं लगती है कि सुबोध ने ही इस लड़की का कत्ल किया होगा और मौका वारदात पर सुबोध की मौजूदगी इस बात का संकेत दे रही थी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सुबोध को गिरफ्तार कर लिया और उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। दोस्तों, आसपास की फिंगरप्रिंट्स की मिलान की जाती है और सुबोध को देखा जाता है। सुबोध के कपड़ों पर जो खून के निशान लगे हुए थे, जो उस लड़की को उठाते समय उसकी देख-रेख करते समय लग चुके थे, तो इन सब चीज़ों के आधार पर सुबोध को ही दोषी ठहराया जाता है और हमारे कानून का ढुलमुल रवैया कहें या फिर कानून की लापरवाही कहें, कानून ने इन सबूतों को एक पक्का सबूत माना और सुबोध को ही फांसी की सज़ा सुना दी। इसके बाद सुबोध अपनी ज़िंदगी की आखिरी घड़ियाँ उसी जेल में बिता रहा होता है, जहाँ से उसने अपने अंतिम दिन अपनी मौत का परवाना अपनी पत्नी के पास अपने घर पर भिजवाया और ये कहा कि वो अपनी पत्नी के साथ एक रात गुजारना चाहता है। दोस्तों, जब सुबोध की पत्नी उससे मिलने के लिए उस जेल में पहुंचती है तो सुबोध ने अपनी पत्नी से ये सारा वाकया बताया और रो रो कर इस सारी कहानी को बताकर वो बहुत दुखी हो गया, बहुत परेशान हो गया। उसने ये कहा कि मैं तो जा रहा हूँ लेकिन तुम मेरे बच्चों का पूरा ख्याल रखना और हमेशा इस बात को याद रखना कि कभी किसी के ऊपर विश्वास मत करना, क्योंकि ये विश्वास ही था जिसने एक दोस्त को एक दूसरे दोस्त से अलग कर दिया और मैंने मेरे दोस्त को अपना भाई समझा लेकिन उसने मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया और मुझे इस तरीके से फंसा दिया और आज वो चैन की ज़िंदगी जी रहा है। और मेरी एक अच्छी दोस्त जिसके साथ मेरा सब कुछ शेयर होता था, उसने उससे भी मौत की घाट उतार दिया। तो दोस्तों, इस तरीके की बातें जब दोनों पति पत्नी के बीच में हो रही होती हैं और पत्नी अपने पति को ढांढस बंधा रही होती है, ये कह रही होती है कि हो सकता है भगवान का कुछ चमत्कार हो जाए और आप बच जाएं, लेकिन सुबोध इस बात को स्वीकार कर चुका था कि अब वो किसी भी प्रकार से बचने वाला नहीं है, क्योंकि इस फांसी की सज़ा हो चुकी है और अगली ही सुबह उसे अब फांसी होने वाली है। इसके बाद जेलर साहब जो पास में ही खड़े थे और एक सिपाही जो पास में ही इनकी सुरक्षा के लिए खड़ा था, इनके बैरक के पास खड़ा था, उसने इन दोनों की बातें सुनी और जेलर साहब के पास जाकर इस बात को बताया। दोस्तों, वो सिपाही जो इनके पास खड़ा था, वो बंदी रक्षक जो इनके पास मौजूद थे, उन दोनों ने जब इस बात को जेलर से बताया तो वो दोनों बहुत भावुक थे और जेलर साहब जब इस बात को सुनते हैं तो वो कहीं न कहीं इस बात को सोचकर बहुत हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिर कैसे इतनी बड़ी गलती एक कानून के द्वारा हो सकती है। और वो इस मामले में अपने स्तर से एक आखिरी प्रयास करने का विचार करते हैं और तत्काल वो जज साहब के पास जाते हैं और जज साहब को सारा वाकया बताते हैं। जब जज साहब ने ये देखा कि एक जेलर और 2 बंदी रक्षक जो उसी एक सुनसान बैरक के पास इन पति पत्नी के मिलने के लिए इकट्ठा हुए थे और इनकी सुरक्षा के लिए थे और एक जेल मैनुअल के हिसाब से इनकी आज्ञा के पालन में लगे हुए थे, तो उन्होंने जब इस बात की गवाही जेलर साहब के साथ हाई कोर्ट के जज साहब को दी तो जज साहब बहुत परेशान हो जाते हैं। जज साहब ने तुरंत इस मामले में स्टे लगाया और तुरंत ही ये कहा कि ठीक है, हम इस मामले को तुरंत आगे की कार्रवाई में देखते हैं। और जब इसके बाद जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और प्रमोद को गिरफ्तार किया तो प्रमोद ने इस मामले का पूरा खुलासा कर दिया और उसने ये बताया, दरअसल सुबोध और वो लड़की दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे।
जहाँ वो लड़की सुबोध से बहुत प्यार करती थी, लेकिन सुबोध उसे सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त मानता था। लेकिन मैं, जो सुबोध की उस दोस्त से प्यार करता था, उसे पाना चाहता था। लेकिन जब मैंने सुबोध से इस मामले में बात की तो सुबोध ने मेरी कोई मदद नहीं की और ये कहा कि वो उस लड़की को एक अच्छा दोस्त मानता है और मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। जब प्रमोद ने इस बात को सुना तो वो बहुत गुस्से में आ गया और उसने ये तय कर लिया कि वो बदला लेगा और सुबोध से और उसकी उस दोस्त से अपना इस हिसाब को चुकता करेगा। तो जब इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस के माध्यम से जज साहब को होती है तो जज साहब तत्काल फैसले को पलटते हुए इस सुबोध नाम की कैदी को रिहा कर देते हैं और सुबोध की जगह प्रमोद को वही सज़ा दे दी जाती है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी में आपका क्या कहना है? और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी कहानी जो मैंने आपको बताई है, ये दिल छू जाएगी और अगर आपको आज की ये कहानी, ये विषय अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारी चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर सेट कर लीजिए। दोस्तों, इसके बाद वो पति और पत्नी खुशी-खुशी अपने घर चले जाते हैं और ईश्वर को बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद ये कहानी का पटाक्षेप हो जाता है और जज साहब के हाथ से एक गलत फैसला होते-होते रह जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना कतई नहीं है। दरअसल हम आपको एक कहानी बताकर आपके माध्यम से पूरे समाज को जागरूक करना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से हमें गलत कृत्यों में शामिल नहीं होना चाहिए और कभी भी हमारे मन में ऐसी कोई बुरी सोच नहीं आनी चाहिए जिससे हम किसी के बारे में गलत सोचें, किसी लड़की को पाना चाहें और उसके लिए गलत कामों का सहारा लें, गलत तरीके का इस्तेमाल करें और अपनी एक अच्छी दोस्ती को गंवा दें, अपने एक अच्छे रिश्ते को हवस और लालच के चक्कर में तबाह करके रख दें। दोस्तों, अंत में आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करते हुए हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अपना ख़्याल रखिए, सुरक्षित रखिए और अपने आस-पास के माहौल पर नज़र बनाए रखिए। एक नई वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।